चलिए आज क्लास 11th के 2021-22 यानी कि 23 सेशन का यह सेट हम देखेंगे जो कि 40 मार्क्स का है। और यह 40 मार्क्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट है। इसका पहला प्रश्न है, जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। देखिए, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो उसके अनुसार हम देखेंगे। जैसे पहला में दिया हुआ है मनुष्य का सामाजिक कार्य। मनुष्य का सामाजिक कार्य ये तो एक सामाजिक कार्य के रूप में है। मनुष्य का धार्मिक कार्य धार्मिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। मनुष्य का आर्थिक कार्य यानी कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक रूप से यह क्या है, जीवन का कारोबार है। तो इसका उत्तर मनुष्य का आर्थिक कार्य होगा। दूसरा, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। देखिए, इसमें 3 ऑप्शन उत्पादन, उपभोग, वितरण ये दिया हुआ है, लेकिन आप ध्यान देंगे कि इसमें चौथा ऑप्शन जो है सरकार का गठन, जो कि अर्थशास्त्र से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। एडम स्मिथ तो हमारे अर्थशास्त्र के जनक हैं, और आपका ये जो गॉटफ्राइड एकेनवाल है, यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। देखिए, बहुवचन में सांख्यिकी अगर हम बात करें तो संख्यात्मक मान, आंकड़ा, सांख्यिकी तथ्य, ये तीनों ही इसके उत्तर होंगे, क्योंकि आंकड़ा जो है वो सांख्यिकी में प्रदर्शित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। तो इसका आंसर होगा इनमें सभी। अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। देखिए, इसमें आंकड़े जो है वह 2 प्रकार के हैं, एक मात्रात्मक और दूसरा गुणात्मक। लेकिन हम इसमें ध्यान दे सकते हैं कि यह दोनों ही आंकड़े इकोनॉमिक्स में यानी कि अर्थशास्त्र में प्रयोग किए जाते हैं। अब तीसरा, छठा क्वेश्चन है, संचयी या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के वैकल्पिक संख्या हो सकती है। तो देखिए, संचयी या परिमित उत्तर प्रश्नों के वैकल्पिक संख्या केवल 2 होते हैं, सिर्फ 2, ना तो ज़्यादा ना अधिक। किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है। देखिए, जो अन्वेषक स्वयं जाकर आंकड़े एकत्रित करता है यानी प्राथमिक आंकड़े, उसी की जवाबदेही या विश्वसनीयता उस पर होती है। 8वां क्वेश्चन है, आंकड़ा संग्रह के लिए सूचना एकत्रित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो देखिए, अभी पिछले ही प्रश्न में इसका उत्तर आपको मिल चुका है। अन्वेषक या प्रेक्षक जो होता है वही आंकड़ों को संग्रहित करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। तो देखिए, ईमेल जो है वो तो दूर से इलेक्ट्रॉनिक मेल है, यानी कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से भेजे जाने वाला संदेश है। टेलीफोन सर्वेक्षण, इसमें भी सीधा सीधा हम किसी से आमने सामने होकर के बात या उसका विचार नहीं कर सकते। तो प्रत्यक्ष रूप में व्यक्ति जो है वो साक्षात्कार करता है या इंटरव्यू लेता है, तो इसी विधि को माना गया है व्यक्ति साक्षात्कार। 10वां प्रश्न जो है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखिए, सबसे पहला जो जनगणना हुआ था वो 1951 में हुआ था, लेकिन प्राप्ति से पहले 1872 ईस्वी में पहला बार जनगणना करवाया गया था। 1872 ईस्वी में जी, लॉर्ड मेयो के द्वारा यह करवाया गया था 1872 ईस्वी में। देखिए, अगला प्रश्न है, वर्गीकरण आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया है। स्तंभों में, पंक्तियों में,
खास आधार पर नहीं। देखिए स्तंभ और पंक्ति दोनों में ही सारणी या वर्गीकरण होता है, तो इसे हम विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में माप सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा डी। एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है, एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर होता है, जैसे वर्ग अंतराल में दो सीमाएं होती है, उच्च सीमा और निम्न सीमा। तो इन औसत के रूप में जब हम इसको प्रदर्शित करते हैं, जैसे उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को जब हम 2 से भाग देते हैं, क्योंकि ये 2 हैं, तो यह एक औसत के रूप में ज्ञात होती है और इसका उत्तर ए ऑप्शन ही होगा। बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़े, अपरिष्कृत आंकड़ों का अर्थ होता है वैसे आंकड़े जो सजाए ना गए हैं, यानी कि कच्चे आंकड़े, चर में वर्गीकृत किया जाता है। तो अगर हम इसको देखें कि किस चर में वर्गीकृत किया जाता है, तो यह मात्रात्मक चर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चर संतत चर का एक उदाहरण है। देखिए संतत चर कहने का मतलब जो कि बार बार बदलते रहे, तो इसमें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देखिए हमेशा एक ही होता है। अगर विद्यालय की बात करें तो विद्यालय का क्षेत्रफल 1 होगा। बच्चों की संख्या, देखिए नामांकन संख्या जो होती है वो 1 होती है, पासे पर आने वाली संख्या तो 1 से 6 तक की ही संख्या होगी और इससे वो अलग नहीं आ सकता है। लेकिन विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या अगर हम बात करें तो पढ़ने वाले विद्यार्थी तो संतत होंगे, लेकिन उनका जो संख्या है प्रतिदिन आने का वो चर के रूप में होगा। अतः डी ऑप्शन विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इसका उत्तर होगा। 15वां क्वेश्चन है, मिलान चिन्हों की गणना कितने समूहों में की जाती है। मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि सीधी जब 4 रेखाएं खींचते हैं और उसको एक तिर्यक रेखा से काट देते हैं तो वह 5 बनता है। तो इसका उत्तर जो होगा वो 5 अर्थात डी ऑप्शन होगा। तो अगला प्रश्न है, बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में की वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 बंद पाए गए, 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित करता है। तो देखिए यह एक मात्रात्मक या पाठ विषयक, मात्रात्मक में देखिए यह मात्रा तो दर्शाता है, पाठ विषयक हो नहीं सकता, लेकिन हाँ इसको जब हम देखेंगे तो यह एक सारणीबद्ध रूप में दिखाया जा सकता है। तो इसको उत्तर होगा सारणीकरण, सारणीकरण। आपका अगला प्रश्न जो है वो है कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों क्षैतिज तथा स्तंभों ऊर्ध्वाधर रूप में कक्षा में दिखाती है। वह आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत करती है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिखाता है तो किस प्रकार प्रदर्शित करेगा। तो देखिए यहाँ कक्षा की बात करें तो यह एक पाठ के विषयक के रूप में दिखाया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा पाठ विषयक। अगला प्रश्न है आपका, सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है। तो देखिए 10 वर्षों की अवधि, अवधि यानी समय अवधि को जब दर्शाएगा तो यह काल के रूप में बांटेगा, यानी कि हम इसमें स्थानिक स्थान के रूप में बांट सकते थे, लेकिन यहाँ बांटा हुआ है कालिक। तो इसका उत्तर होगा कालिक। काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो
अभी जैसे काल श्रेणी आंकड़ा जो पीछे सुमित ने प्रदर्शित किया, तो उसके लिए किसका हम कि यह जो तोरण है लोग प्रदर्शन कर सकते हैं या किस माध्यम से कर, तोरण और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, तोरण अर्थात अर्थशास्त्र में संचयी बारंबारता जो रिपीट होता है, जिसका वैल्यू घटता और बढ़ता है, तो वह तोरण नाम से जाना जाता है। भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई? देखिए, भारत में आधिकारिक रूप से जो जनगणना है वो 1951 में प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया गया था, जो कि दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है, रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया? देखिए, इसमें लोग जो है अब लंबी यात्राएं कर सकते थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है, कृषि के व्यावसायीकरण को बढ़ावा मिला। जी, कृषि के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने में रेलवे का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए इन दोनों ही ऑप्शंस को रखा जा सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को या आर्थिक प्रणाली को अपनाया। औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकीकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे? भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना, भारत को एक विशाल बाजार बनाना। ये दो तो ऑप्शन सही है, लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है, भारतीय उद्यमों का विकास करना। अगर विकास करना होता तो वो अपने देश में करते, वो लोग तो यहाँ लूटने आए थे। तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी, ए तथा बी दोनों। किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, कीमत के निर्धारण के लिए मांग और पूर्ति दोनों ही उत्तरदायी होते हैं। अगर मांग बढ़ता है तो कीमत जो है वो बढ़ता है, और कीमत घटता है तो मांग बढ़ता है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत भी हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया? यहाँ पर अगर राष्ट्रीय योजना की बात की जा रही है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद करना था, लेकिन हुआ कब? तो 1938 ईस्वी में, क्योंकि वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा धन ले जाना चाहते थे। अगला है 28 पंचवर्षीय योजना का अवधि, तो उसके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है पंचवर्षीय योजना अर्थात 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है? देखिए, क्रय क्षमता के आधार पर अगर जाए तो समाजवादी या साम्यवादी नहीं हो सकता है, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली या आर्थिक प्रणाली ही हो सकता है, क्योंकि लोग अपने क्रय शक्ति के अनुसार इसमें खरीदारी करते हैं और उत्पादक अपने उत्पादन को अंजाम देते हैं। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? देखिए, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जो है आज़ादी के जस्ट अगले साल 1948 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय सांख्यिकी की संस्थान कहाँ अवस्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है वो कलकत्ता में अवस्थित किया गया था। आर्थिक समृद्धि का प्रामाणिक सूचक है। अगर आर्थिक समृद्धि का बात किया जाए तो हमारे देश में जो लघु उद्योग हैं या सकल घरेलू उत्पाद जो हैं वो अगर बढ़ेंगे तो यह हमारे आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा सूचक माना जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो सकल घरेलू उत्पाद होगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? देखिए, आर्थिक नीति की जो घोषणा हुई थी अगर 1991 में किया गया था। प्रत्यक्ष कर
आयकर पर लगाया जाता है। विनिवेश का उद्देश्य क्या है? तो देखिए वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण, ये सभी हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई थी। उसी साल सूरत अधिवेशन कांग्रेस के द्वारा किया गया था और उसी वर्ष 1907 में की गई। टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? वर्तमान में टाटा स्टील 30 देशों में कार्यरत है। विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? देखिए विश्व बैंक जो है IBRD से जाना जाता है।